वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हुआ था आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। आप लोगों का कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? अभी ऑफिशियल आंसर की आई है, इसलिए हम पेपर जो है थोड़ा उसको एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कैसा एग्ज़ाम रहा, क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर उसके हिसाब से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जाएगा। तो देखिए, पेपर का पता है मैक्सिमम 150 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है बीपीएससी का, ठीक है, जिसमें 150 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी एक सवाल 1 नंबर का होता है, ठीक है। दिया हुआ है इसमें, देखिए, टाइम अलाउड 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 150 एंड क्वेश्चन बुकलेट कंटेंट्स 150 क्वेश्चन इन ऑल। तो इसको चलिए देखते हैं। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, अभी हिंदी में पेपर देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क के द्वारा सक्षम की जाएंगी, ठीक है। 5G संचार नेटवर्क के द्वारा सक्षम की जाने वाली तकनीकें, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स था, एज कंप्यूटिंग था और नेटवर्क स्लाइसिंग था। तो सभी को पता है कि 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर तो था 1, 2 एंड 3, यही ऑफिशियल की में भी दिया गया है। फिर है अगला सवाल पूछा गया था, अंतरिक्ष मिशन थे और खोज थी। बार बार करंट अफेयर्स में, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल में सब कुछ आपको प्रोवाइड कर बताया गया है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए सही माना हुआ है, यानी ए का 2, यानी कैसनी ह्यूजेंस जो था वो शनि और उसके वलय से संबंधित। जूनो बृहस्पति, जूनो जुपिटर बृहस्पति। आर्टेमिस जो है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से लेकर के मंगल ग्रह तक, ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से लेके मंगल ग्रह तक। और वेरिटॉस क्या है, ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, ठीक है। तो एक तो हमको देखना है भाई बीपीएससी के पेपर का क्या एनालाइज है, किस सेक्टर से कितने सवाल उठ के आते हैं कि अगला आपका जो 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो उसके लिए आपको फ़ायदा हो। दूसरा, आगे आने वाला है आपका उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस। तो देखिए, अब जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है, पैटर्न चेंज कर दिया जा रहा है। यूपीएससी का चेंज कर दिया गया, बिहार पीसीएस का चेंज कर दिया गया। तो अभी इसमें भलाई इसी में है कि आप अपने स्टेट, जैसे आप यूपी पीसीएस देते हैं तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू आप यूपी पीसीएस का देखते हैं तो साथ साथ लगे हाथ पिछले 2 से 3 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट हिंदी भाषी जो भी स्टेट हैं, एमपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, उनका भी पीवाईक्यू देख के जाइए आप, ठीक है। सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी एक रीज़न है इस पेपर को डिस्कस करने का। तो ये देख लिया, कैसिनी शनि और उसके वलय से, जूनो बृहस्पति से संबंधित है, आर्टेमिस जो है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान है जो कि चंद्रमा से मंगल ग्रह तक है, और वेरिटॉस जो है वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। तीसरा सवाल क्या है, ये भी मिलान करने को है। कपड़ा है और कपड़े की उत्पत्ति पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिनन क्या होता है, लिनन होता है सन का पौधा, सन का पौधा लिनन कहलाता है, ठीक है। जटाकायर, जटा या कॉयर, ये जो है ये नारियल का पौधा, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। मोहायर की उत्पत्ति अंगोरा बकरी से, और डाउन जो है ये बत्तख और गीज के पंख, ठीक है। कपड़ा और उसकी उत्पत्ति पूछा गया है। लिनन की उत्पत्ति होती है सन के पौधे से, जटा कॉयर की उत्पत्ति नारियल के पौधे से, मोहायर जो है अंगोरा या बकरी, और डाउन जो है बत्तख और गीज के पंख। ये सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सवाल देखिए काफ़ी अच्छा पूछा गया था। आगे देखते हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। इसमें भी देखिए, एक है टेनियासिस। टेनियासिस ये एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों, टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। और इसमें ये क्या है कि इसमें क्या मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है, क्लॉट टाइप का। इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिक कोर्सिस कहते हैं, यानी एनसीसी कहा जाता है। अगर इस बीमारी के बारे में आपने पढ़ा होगा, टेनियासिस मस्तिष्क की बीमारी है जिसमें सिस्ट हो जाता है, ठीक है। एनसीसी की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, और जो टेप वर्म से होता है ये, ठीक है, टेप वर्म से होता है। उनकी प्रजातियों के नाम भी दिए गए हैं। देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या पता चला कि प्रेजेंट टाइम में जितनी बीमारियां और वो कोविड के वायरस के वेरिएंट
अगला एग्ज़ाम जब भी देने जाइएगा रिलेटेड RSV है और जितने भी इन्फेक्शन जो न्यूज़ में आए हुए हैं, कोविड के वेरिएंट वगैरह, ये देख के जाइएगा अगले एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का कुछ पूछा गया है सवाल, इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं, ठीक है। ये पूछा गया है कि कंप्यूटर भाषाएं कौन कौन सी हैं, काफ़ी इजी पूछा गया था। कोबरा पता ही है कंप्यूटर भाषा है, पाइथन भी कंप्यूटर भाषा है, स्क्वेरल और जावा ये सब की सब कंप्यूटर भाषाएं हैं। आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। फिर है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट GPT में GPT का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम आँख के सामने परोसा हुआ सवाल पूछा गया है कि कितना ज़्यादा हम इधर AI पढ़ रहे थे, AI न्यूज़ में था, AI जब न्यूज़ में था तो उसमें चैट GPT भी हमने पढ़ा था। तो GPT का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो GPT का फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, ठीक है। बिल्कुल परोस दिया गया है सवाल आप लोगों को, न्यूज़ में 50 बार पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो GPT का फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं हैं, ये पूछा गया है, जीव के स्वाद कौन से नहीं हैं, ठीक है। आंसर दिया है 4 और 7, यानी तीखा और मसालेदार। मसालेदार और तीखा ये जीभ का स्वाद नहीं है। मसालेदार तो चलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, याद रखिएगा तीखा भी हमारे जीभ का स्वाद नहीं है। इसके अलावा मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और खट्टा ये जीभ के स्वाद हैं, ठीक है। लेकिन तीखा जीभ का स्वाद नहीं है और साथ ही साथ मसालेदार भी हमारे जीभ का स्वाद नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं, ये पूछा गया है, कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। तो इसमें देखिए केवल 3 और 4, यानी डिप्सीनिया क्या होता है, ये सांस की तकलीफ़ होती है, और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ठीक है। डिप्सीनिया ये बीमारियां हैं, ठीक है। और कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। डिप्सीनिया क्या होता है, सांस की तकलीफ़ होती है। एनोस्मिया क्या होता है, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ठीक है। इनोसोम्निया क्या होता है, नींद संबंधी विकार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ये UPSC का PYQ आपसे पूछा गया है बिहार PCS में इस बार, ठीक है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, पल्सर है इसमें घूमते न्यूट्रॉन तारे, ठीक है। घूमते न्यूट्रॉन तारे जो है पल्सर कहलाते हैं। पल्सर क्वासर ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा, अरे ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि पल्सर क्या होता है। आगे देखते हैं, प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। जब साइंस पढ़ाया गया था तो मुझे याद है मैंने पढ़ाया था ग्रेफाइट है, हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे जो होते हैं जिसको LGD बोला जाता है, इसमें हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। फिर है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए इसमें प्रयोग किए जाने वाला फाइबर कौन है, केवलर है। साइंस की क्लास में पूरा पढ़ाया गया है केवलर वगैरह के बारे में, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर यूज़ किया जाता है, केवलर फाइबर का यूज़ होता है। फिर आगे बढ़ें, इसमें पूछा गया है कि HMX, ठीक है, HMX का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो इसका पूर्ण रूप है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव है, ठीक है। ऑप्शन पूछने का देखिए तरीका देखिए 1 और 2, 2 और 3, लेकिन हाँ ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। HMX का फुल फॉर्म होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। फिर अगला सवाल है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है, ठीक है। टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है, एग्जाम में पूछा गया है, ये है ऑप्टिमस जो है ये टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट है। आगे बढ़ें, अगला सवाल है मैनहट्टन परियोजना के बारे में, ठीक है। मैनहट्टन परियोजना क्या है, ये एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। मैनहट्टन परियोजना पहले परमाणु हथियार का उत्पादन करने वाला एक अनुसंधान और विकास उपक्रम। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये पूछा गया है, देखिए फिजिक्स आ गया कि अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। कब,
पढ़ा है, जब वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर। अवतल लेंस की, अवतल दर्पण की स्थिति में क्या होता है कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, एक तो वास्तविक बनेगा, दूसरा वस्तु के आकार का बनेगा, और तीसरा लेकिन वो उल्टा बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फिर फिजिक्स से कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है, सबको पता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये पहला ऑप्शन सही है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। आगे बढ़ते हैं। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो किस रूप में जाना जाएगा कि अगर विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाएगी? उसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा करके। ठीक है, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित वायरस को इंजेक्ट करा के, प्रवेश करा के। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको देखते जाइए, मिलाते जाइए, बताइए आप लोगों का सवाल, आपका पेपर कैसा हुआ था, कितना स्कोर किया है, और जिनको अगला एग्ज़ाम देना है, यूपी देना है, उत्तराखंड देना है, या फिर MP देना है, या RO देना है, ठीक है, वो लोग इस पेपर को देखते चलें, वो लोग भी इस पेपर को देख लें, इम्पॉर्टेंट है, देखना चाहिए। एटलीस्ट जिस साल आप पेपर दे रहे हैं, पिछले एक साल में जितने भी स्टेट PCS या बड़े एग्ज़ाम कुछ ऐसे हुए हैं, अगर आप स्टेट PCS देते हैं तो साल भर के पेपर देखते चलिए, अदर स्टेट्स के भी। फिर है, कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक कौन सा है भाई? कोई नहीं है, सब सुचालक हैं। संतरे का रस, नींबू का रस तो सुचालक होगा ही, अम्लीय है। नमकीन पानी भी बिजली का सुचालक है, तो कुचालक कोई नहीं है। फिर है, DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की है? सबको पता है, वाटसन एंड क्रिक। बार बार ये रिपीटेड सवाल भी है। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। अगला सवाल है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा इनका? किसी भी क्षण इनका वेग जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, अलग इस पे द्रव्यमान का कोई फर्क नहीं पड़ता, वेग सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसमें क्या है कि वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख करके, ये ऑप्शन सही दिया गया है इस सवाल का। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसके लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख के। फिर है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो यह है समुद्र तल का फैलाव। ठीक है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? समुद्र तल का फैलाव है। फिर है अगला कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। धीमी गति से प्रवाहित होना भूपटल के टुकड़ों का, ये क्या है? ये है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। ठीक है, अगला है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है? जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा। ठीक है, mRNA, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो ये है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसको एनालाइज करने पे एक चीज़ क्या पता चल रही है कि इस पेपर में फुल फॉर्म आ चुके 2 या 3। ठीक है, आगे भी मिलेंगे। फुल फॉर्म हमने देख लिए, तो क्या करना है आपको? मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है, वायरस से रिलेटेड, वैक्सीन हो गया, ठीक है, AI से रिलेटेड, जो भी फुल फॉर्म हाईलाइटेड रहे हो न्यूज़ में पिछले 6-7 महीनों के, जब भी आपको कोई पेपर देना है उसको तैयार कर जाइए। देखा, अभी आपने देख लिया 2 या 3। फिर है, AC करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो डायनमो से करते हैं। AC करंट कैसे उत्पन्न होती है? डायनमो से।
धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व होती है एक प्रकार की सदिश राशि। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, उसमें फिजिक्स के लेक्चर में हमने पढ़ा है इसको। धारा घनत्व भी एक प्रकार की सदिश राशि है। थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, सवाल 150 हैं, अभी 28 हुआ। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो आणविक लक्ष्य के आधार पर। ठीक है, फिर कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? प्रतिक्रिया की दर को धीमा कौन करता है? कोई भी नहीं। इसका आंसर दिया गया है कोई भी नहीं, ये सब गलत है। वर्धक तो गलत ही होगा, समांगी उत्प्रेरक भी गलत है और विषमांगी उत्प्रेरक भी गलत है। फिर है आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, कहाँ मिलेंगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलेंगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगे बढ़ते हैं, साइंस से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है, शिपरेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ, एमी सॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ हैं? तो ये गोवा तट के बाहर के स्थान हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सुंची रीफ, एमी सॉल, ग्रांडे द्वीप गोवा तट के बाहर के स्थान हैं ये। आगे बढ़ते हैं, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 50% और विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही किया है कि केवल 1 और 3। आप बताइएगा आप लोगों का कैसा रहा ये सवाल। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? वैगनर भाड़े के, थोड़ा सा इसको डिलीट कर दिया गया है ये सवाल, ये डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, डिलीटेड। अगला है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? बहुत ही बिल्कुल परोसा हुआ सवाल। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हर साल हम पढ़ते हैं, ये इसको जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, फिर है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट कि उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है, ये तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स वाले मटेरियल में से ही था सीधा उठ के, कि गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो विषय था गौरव का मार्ग। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है म्यांमार। थांडीग्यूट उत्सव महोत्सव म्यांमार में। फिर है, व्हाइट हाउस के संबंध में कौन सा कथन है? इस पर विचार करना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, यानी यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास एवं कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे और यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, व्हाइट हाउस। फिर आगे बढ़ते हैं, नेट मीटरिंग को अभी कभी कभी समाचार में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो नेट मीटरिंग ये है एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली और मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। फिर मिलान करना है, ये बार बार पूछा गया है। प्राथमिक रंग, गौड़ रंग और उनका संयोजन। तो इसमें राइट आंसर है ए, यानी मैजेंटा क्या है? नीला और लाल। टील क्या है? नीला, हरा, सफ़ेद। और मोव है नीला, लाल और सफ़ेद। और सियान क्या होता है? हरा और नीला। सियान पता है, हरा नीला होता है। मैजेंटा लाल नीला, इसी पे एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं, ये भी पता है, ये भी हाल ही एकदम न्यूज़ में था ये, कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। तो ये है टाइटन। ठीक है, इसमें जितने लोग थे उनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत ज़्यादा ये खबरों में था। फिर जूते, फैशन, सहायक सामग्री और विवरण। ठीक है, ये पूछा गया है, इसमें ऑप्शन बी को सही माना गया है। तो देख लेते हैं, पहले का 3 यानी बेरेट क्या होता है? एक प्रकार की टोपी। स्लीलेटोज क्या होता है? महिलाओं के जूते का एक प्रकार होता है। एविएटर्स क्या होता है? एक प्रकार का धूप का चश्मा होता है। चिंगोन क्या होता है?
ये एक प्रकार का केस विन्यास, और ब्रॉग जो है ये पुरुष के जूतों का एक प्रकार होता है। ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल कुछ पूछा हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति, इन्होंने अपना साक्षात्कार दिया है एथेंस में। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो हैं वो सुमेलित हैं? 2 और 4 सही ऑप्शन दिया है, यानी वीनस रोजवाटर डिस्क, ये है विंबलडन ट्रॉफी महिला, और चौथा क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, डाफने अखुस्टर्ग मेमोरियल कप। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो इसका सही आंसर दिया हुआ है 576। ठीक है, फिर अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए SLCVC का शुभारंभ किया? तो तमिलनाडु सरकार। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो ये है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, पहला वाला। फिर हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो यूएसए के द्वारा, ये भी एससीएस के करंट अफेयर्स में था। ठीक है, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है? तो यूएसए ने किया है। भारत के रुद्राक्ष बाबा साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो इनको मिला है स्वर्ण पदक। भारतीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो यह है ग्रेड 6 से। ठीक है, ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा शिक्षा में जोड़ने पर जोर। अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और समझौते पर यानी ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ECTA किसके बीच का व्यापार समझौता है? वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का, हर साल पढ़ते हैं हम लोग। फिर है सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया? सहज भाषा अधिनियम। फिर है जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी में समझ आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो ये है न्यूजीलैंड। फिर आगे बढ़ते हैं। दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिलियाडेबिड्स कहा जाता है, ये टिलियाडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? ये भी सवाल देखिए अच्छा पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ये पाया गया है रूस में, अलग है। फिर सुर्खियां बटोरने वाली लिप्सन घोषणा। ठीक है, सुर्खियां बटोरने वाली लिप्सन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर। लिप्सन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को प्राप्त नहीं था? बहुत ही आसान, बिल्कुल परोसा हुआ सवाल आप लोगों के लिए। तो घोड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, बाकी बैल, हाथी, कुत्ता इन सब का था। कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? बिल्कुल ये भी आसान सवाल, इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के श्रेणी में नहीं आता, बाकी कुतुब मीनार और लाल किला इस श्रेणी में है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही आसान सवाल, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो DPSP हैं यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? सबको पता है 1975 में। फिर कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? ये भी पता है, पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने, ये देखिए बिहार स्पेशल से दे दिया, सवाल पूछ दिया है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो ये टारगेट है बिहार सरकार का 2024 तक। फिर आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए कितना आसान सवाल कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार ये किस निर्माण किससे संबंधित है? तो भाई ये बुद्धिज्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। स्तूप, चैत्य और विहार, ठीक है। भारतीय शिल्प हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी पूछा गया है, तो एक प्रकार की कढ़ाई है सुजनी। यूपी, ईस्टर्न यूपी रहे, बिहार रहे, यहाँ पे सुजनी की कढ़ाई चलती है, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, सही गलत पे ध्यान दिया जाता है एग्जाम में। गलत पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है? तो पहला दूसरा गलत है, ठीक है, ये है। बाकी देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाते हैं। फिर है भारत में बाबर के आगमन के कारण कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो तीसरा और चौथा कथन सही पूछा गया है कि प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई बाबर के आगमन के कारण। फिर है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान मक्का का द्वार बोला जाता था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद, सबको पता है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? ये मराठा प्रशासन के समय में थी अष्टप्रधान मंत्री परिषद। आगे जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ पे स्थित है? बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग ये स्थित है अजंता में। अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। फिर है, आपको कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है ये बताना है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो कि हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। नहीं, फाहियान हर्ष के समय के शासनकाल में नहीं आया था, ह्वेनसांग आया था। और ह्वेनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। कोई सही नहीं है, दोनों गलत। फिर आगे है, मिलान करना है, बहुत ही आसान है, इसको बार बार पढ़ा हुआ है हमने। ऑप्शन ए जो है वो ऑफिशियल की में सही आया है। चरक जो है चिकित्सा से संबंधित, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित, वाराहमिहिर ज्योतिष से, और विशाख दत्त नाटककार। याद रखिएगा, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वाराहमिहिर ज्योतिष और विशाख दत्त नाटककार। फिर है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? बार बार पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है। नवरोज की शुरुआत की बलबन ने। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में। उत्तर भारत में भक्ति धर्म को नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने इसको फैलाया था, लोकप्रिय बनाया था। वुड के 1854 प्रेषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। फिर है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? मैथिली भाषा का विकास, तो ये है कर्नाट राजवंश के दौरान। ये भी बिहार स्पेशल, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने कि कितने अटेम्प्ट किए, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ। उसी के आधार पे फिर इसका अंदाज़ा लगेगा। बाकी मैं पोल क्रिएट कर दूंगी अपने चैनल पे, उसको भी बताइएगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो सबको पता है राजगृह। राजगृह जो था, अगर महाजनपदास पढ़े हैं हम लोगों ने तो उसमें था। फिर है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात की जाए तो कौन सा कथन इसमें सही है? ये पूछा गया है। लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, सही बात। गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता था, सही बात। और रिपन ने इसको निरस्त कर दिया था, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही, ठीक है। वर्नाकुलर। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन का है, इसमें 1 2 3 4 सब सही बोला गया है। देख लीजिएगा कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम, प्रांतीय सरकारों और कुछ सेवाओं प्रकाशित करने का अधिकार, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास और प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित, सब सही है। मिलाते जाइए। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार। नीतिसार के राइटर कौन है? कामंदक, ठीक है। फुतुहात आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरदास नागर के द्वारा, फुतुहात आलमगिरी। फिर है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में, ये भी बीपीएससी स्पेशल, बिहार का इतिहास, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास।
कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912 में। अगला सवाल है, कौन सा गलत कथन पूछा गया है? गलत कौन सा है इसमें? पहला और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा चौथा सही होगा। देख लीजिएगा, ये सवाल आप लोग, ज़्यादा बड़ा है। हीट वेव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन को गलत बोला गया है कि यदि किसी, ये वाला पहला भी कथन गलत, दूसरा भी कथन गलत। ठीक है, हीट वेव का खोज करता और जन्म स्थान, ये भी परोसा हुआ बिल्कुल सवाल, बहुत बार पढ़ा है। क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली इनका जन्म स्थान था। किस देश की खोज की? ये नहीं, ये खोजकर्ता कहाँ पे इनका जन्म स्थान था, खोजकर्ता के जन्म स्थान के बारे में पूछा गया है। क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली। क्रेस कॉर्टियर, फ्रांस। सर फ्रांसिस ड्रेक, यूनाइटेड किंगडम। और फर्डिनेंड मैगलन, पुर्तगाल। ठीक है, यूएई के रियासती राज्य हैं, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यूएई के रियासती राज्य में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैराह, रास अल खैमा। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? नगरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित हैं? ये पूछा गया है। तो पहला और चौथा, वाल्मीकि वाला भी, दुधवा तो यूपी, और चौथा भीम बांध भी बिहार में है। इसको गूगल कर लीजिएगा कि गजनेर वाला कहाँ पे है। फिर है, गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में कौन कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सब सही है। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल सही बात। इसमें कोई क्रिस्टली नेत्र लेंस नहीं होता है जो कि प्रभावी रूप से इसको अंधा बनाता है, ये भी सही है। इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती हैं, शिकार करती हैं, सही। और राष्ट्रीय जलीय रूप के रूप में इसको मान्यता दी गई है, राष्ट्रीय जलीय जीव है ये। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? न्यूज़ में था, बहुत ही हाईलाइटेड, जमुई में। ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? गंडक। त्रिवेणी नहर, गंडक नदी, याद रखिएगा। आगे है, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। किसी समय ये द्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। ठीक है, तो इसमें ये है, दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, मिला लीजिएगा। ये वाला सवाल देखिए, क्या पूछा गया है इसमें? मिलान करना है, देख लीजिएगा। इसमें 3412 है, 3412, यानी धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा। विंध्यन चट्टान प्रणाली, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, तो मुख्य क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी के तीव्र जमाव से निर्मित। और तृतीयक में क्या है कि पश्चिमी चंपारण जिले में ये पाई जाती हैं। इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन ए सही है इसमें। फिर निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप जो हैं वो शामिल हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। ऐसी स्थिति कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, फिर अगला देखें, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्फू जो कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि ग्रीनविच में 12 का समय है। कैलकुलेशन करने आ ही रहा होगा, राइट आंसर है शाम के 6 बजे, 6 PM। फिर है, कौन सा कथन सही है? अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये सही है कथन। बाकी सब गलत है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आंसर देख रहे हैं। आप लोग कैलकुलेट करके बताइए क्या हुआ, और जिनको अगला एग्जाम देखना है पेपर का पैटर्न देख लीजिए। ठीक है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो 179 हैं, पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक भूगोल जब शुरू करते हैं ना, सबसे पहले यही पढ़ा है। और टाइम कैलकुलेट करने का 2 सवाल आ गए बिल्कुल आपको भूगोल के पहले चैप्टर के पहले पेज से। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत कितनी ऊंचाई है? 30 मीटर है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है? ये सवाल देखिए अच्छा है। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड है वो। फिर उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगा है? उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगा है? अच्छा सवाल है बीपीएससी के लिए। ठीक है, अल्मोड़ा जिला है। ठीक है, देख रहे हैं ना कि बिहार स्पेशल है लेकिन उत्तराखंड से सवाल पूछ रहा है। नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो प्रशांत महासागर में। अब बचे हैं आखिरी के 50 सवाल। एक है कॉलेजियम प्रणाली वाला, इसका देख लीजिए। राइट आंसर है, सही कथन पूछा गया है, पहला और तीसरा कथन इसमें सही है, ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर है संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही आंसर, गलत कथन पूछा गया है 2 और 3 इसमें गलत है। ठीक है, बाकी इस 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गलत है और तीसरा कथन भी गलत है इसमें। ठीक है, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं तो सभी हैं। पहला तो आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म आनी चाहिए, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव होना चाहिए। ठीक है, तब जाके अनुसूचित जनजाति के रूप में इसको चिन्हित किया जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? ठीक है, मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार, एक चीज़ देखा आप लोगों ने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है ना, हमारे संविधान का निर्माण, उससे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स हैं, 2 सवाल सीधा उठ के आ गए 150 में। एक तो डीपीएसपी पूछा था, दूसरा फंडामेंटल राइट भी पूछ दिया कि किस देश से लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा। पॉलिटी तो काफ़ी अच्छा पूछा हुआ है। अगला है किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? 17वां है, 17 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ठीक है, संसद नहीं। अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हटा देंगे, लेकिन राष्ट्रपति और संसद में कंफ्यूज मत करिएगा। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूहों के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो यह है अनुसूचित जनजाति। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किया? संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत बहुत ही पॉपुलर केस है, वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें क्या था? सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है, राजनीतिक दल हैं, उनके स्थापना के वर्ष। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी वो न्यूज़ में आया था ना, नेशनल पार्टी आप जो है वो नेशनल पार्टी बन गई, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सवाल पूछे जा सकते हैं। राजनीतिक दल और उनके स्थापना वर्ष, तो इसमें ऑप्शन ए सही दिया है, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, मार्क्सवादी वाली, इसका 1964 में स्थापना वर्ष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1925 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। किस या किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किस सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो यह अनुच्छेद 120(1). इसमें क्या है कि ये किसी सदन अध्यक्ष जो है किसी सदन के किसी भी सदस्य को, सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? वो है FCA, सोना, SDR और आरक्षित किस्त स्थिति। तो सभी के सभी शामिल हैं। उत्पत्ति के नियम के बारे में विचार दीजिए, कौन से कथन सही हैं? तो सभी कथन सही हैं। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। उसका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। सब सही है। शिशु मृत्यु दर के मामले में ये पूछा गया है, सेंसस से संबंधित आ गया। कथन क्या पूछा गया? कौन सा कथन सही है पूछा गया है। ठीक है,
यह शिशु के जन्म से लेकर के ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है, गलत है, 1000। फिर कौन सा सही है? दूसरा। 1950 में शिशु मृत्यु दर जो है 189.6, 2019 में मृत्यु दर 30 थी। ठीक है। किस अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो कि सक्षम बनाती है? क्या है सही उत्तर? देश के लोगों का ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। ठीक। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में, ये तो फेवरेट है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में सही कथन, तो चौथा केवल है सही कथन। ये आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इस सवाल को थोड़ा पॉज ले लेते हैं, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष मनाया गया? औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष मनाया गया? 1956 में, याद रखिएगा। फिर अगला सवाल है PLI के संबंध में, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के संबंध में विचार करना है। तो कौन सा कथन गलत पूछा गया है? दूसरा और तीसरा गलत है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी दिया हुआ है कि 1 और 3 गलत है। इसको अच्छे से गूगल करके एक तरफ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि रिसेंट कोई योजना वगैरह है तो उसको भी आपको देखना है, पढ़ना है। फिर है किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 लागू करने के परिणाम कौन कौन से हैं? तो इसमें पूछा गया है कि सही उत्तर देना है आपको। तो 1, 3 और 4, यानी राष्ट्रपति राज्यों को राज्यों के मामलों के संबंध में सेवारत या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है, वित्तीय आपातकाल के संबंध में। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते कम करने का अधिकार दे सकते हैं। साथ ही साथ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? आंसर जो है सभी है। तो सबसे पहले क्या है? सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग, उपभोक्ता खर्च में कमी और घरेलू मुद्रा में वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। फिर है इससे आर्थिक सर्वेक्षण से भी सवाल पूछा गया है कि सही उत्तर, ठीक है, किसके संदर्भ में? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति के संदर्भ में सही उत्तर ऑप्शन केवल चार है सही ऑप्शन, यानी कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, बाकी सब गलत है। फिर है बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या, बिहार स्पेशल पूछा गया है, इसको भी कर दिया गया है डिलीट, ये वाला सवाल। ठीक है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला वाला, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, बाकी सब गलत है। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछा गया है। तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये वाला कथन गलत है, बाकी सब सही। ठीक है, ऑप्शन सी सही रहेगा इसमें। फिर है संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो केवल एक इसमें सही है, यानी महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9 से 2% तक पहुंच गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो भाई सब थे। पहले तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी और समाज के सभी वर्गों से उसका समर्थन का अभाव था, तो सभी सही हैं। फिर बिहार का वह रसोइयाँ, एक आध स्पेशल, अगर स्टेट स्पेशल की बात करें ना, एक आध ऐसे सवाल आ जाते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो ये रसोइया थे बटक मियाँ, ये सही आंसर है। जिन्होंने सही लगाया उनको मिल गया 1 नंबर। फिर
1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बकास्त आंदोलन जो कि बिहार में हुआ था, ये आयोजित किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। फिर है, इनका सही कालानुक्रम लगाना है, ऐसे सवाल पूछते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले। सबसे पहले है सूरत विभाजन, ठीक है, उसके बाद मोंटेमिडलो सुधार, फिर है होम रूल, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ऑप्शन बी सही है, 2413। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो एल्बर्ट बील से संबंधित नहीं है, बाकी स्ट्रेची शस्त्र वर्नाकुलर सबसे लिटन संबंधित है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो इलाहाबाद की संधि थी, काफ़ी आसान है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1632 में। फिर है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था? तो अहमदाबाद वाली हड़ताल थी, इसमें भूख हड़ताल को सबसे पहले यूज़ किया गया था। फिर है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? इन्होंने क्या किया था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी, ऑप्शन सी सही है। फिर मिलान करना है आपको, तो सही है 213, यानी भारतीय समाज सेवक गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन रॉय। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य की थी अंबाबाई? तो ये थी कर्नाटक की। ये पूछा गया, देखिए काफ़ी आसान सवाल, कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे? जे एंड्रयू थे, बाकी पी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये लोग कैबिनेट के सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। किसके विचार हैं ये? तो ये विचार हैं लाला लाजपत राय के। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो ये था कराची अधिवेशन 1931 का। अब देखिए वो आ गया ये रीजनिंग वगैरह, तो इसको देख लीजिएगा, 10-10 सवाल ऐसे पूछे गए। ये देखिए, ये वाला तो आता ही है कूट भाषा वाला, कि गेम को ऐसे लिख दिया गया, बीड को ऐसे लिख दिया गया, तो मेड को कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें आंसर देख लीजिए, आंसर सी था, ठीक है, ये आता ही होगा लगाने। बाकी दिशा वाला पूछ लिया है कि क्यू जो है वो पूरब की तरफ दिशा करता है, उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस टी विपरीत, ठीक है, इसको भी लगा लीजिएगा। लेकिन राइट आंसर इसका डी है कि एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। फिर प्रतिसत्ता पे भी सवाल पूछा गया है और बेजोड़ युग्म पूछा गया है, जिसमें मिलिनरी टोपियाँ, ब्रेवरी शराब, स्टेनरी कागज़, नौबरी जूते, डी वाला ऑप्शन सही है। और ये है सीरीज़ वगैरह पूछी गई है कि प्रश्न चिन्ह पे कौन सा स्थान है, सीरीज वाले में आंसर है 182, ऑप्शन बी सही आंसर है। टेबल भी पूछी गई, ये पूछा गया है बॉक्स, तो इसमें 77 जो है सही आंसर दिया गया है। बाकी डिसीजन इस पे स्टेटमेंट है, कंक्लूज़न है, तो इसमें डी है, डी सही है इस वाले सवाल में। आंसर मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज द स्टेटमेंट, ठीक है। और ये देख लिया, ये भी है कूट भाषा वाला ही, कि ग्रेट को ऐसे लिखा गया है, मॉन्ग को ऐसे लिखा गया है, विगोरस कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें पहला 22127 ये वाला आंसर सही है। और लास्ट में क्या है, बेजोड़ युग्म आपको देखना है। और ये क्या, दिशा वाला, दिशा दूरी, ये वाला एक और सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो रहे आपके 150 सवाल जो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखा हमने कि भाई आपको पढ़ना है सबसे पहले स्टेट स्पेशल, ठीक है, स्टेट स्पेशल पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हाँ, जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो सबसे महान स्टेट में से एक है जहाँ पे स्टेट स्पेशल कम पूछा जाता है।
आई होप देखिए इस बार क्या होता है, क्योंकि इस बार तो पैटर्न भी चेंज हो गया हमारा। यूपी में मेंस में यूपी स्पेशल पूछा गया है, यूपी का पेपर ही ऐड हो गया ऑप्शनल हटा के। तो देखते हैं इस बार प्री में क्या होता है। स्टेट स्पेशल पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री में एंशिएंट से कम मॉडर्न से सबसे ज़्यादा था, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना है, फिर आना है एंशिएंट पे, देन आना है मेडिवल पे, ठीक है। ज्योग्राफी देख ही लिया, कितना बेसिक टाइम कैलकुलेशन करना था, देशांतर वगैरह, कुछ लोकेशन, बेसिक चीज़ें बिल्कुल ज्योग्राफी में पूछी हुई थी। पॉलिटी में देखिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछ दिया गया था, ठीक है। और कुछ चीज़ें ये राष्ट्रपति वगैरह से संबंधित ये सब पूछी गई थी। पॉलिटी भी अच्छा ही था, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी में देखिए करंट बेस्ड था, और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से भी सवाल आ गए थे, कुछ बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। इन्वायरमेंट वगैरह हो गया, कुछ लोकेशन पूछ दी गई। तो मतलब पेपर अच्छा था, ठीक है, पेपर ठीक था। अब आप लोग बताइए कि आप किस में क्या आपका क्या बनता है, कितने सवाल अटेम्प्ट किए, कितने नंबर बन रहे हैं, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, उसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या किया है आप लोगों ने। उस हिसाब से फिर जैसा पेपर हुआ रहेगा उस हिसाब से फिर कट ऑफ का अंदाज़ा लगेगा ना, ठीक है। तो और दूसरा, ये जो बीपीएससी का पेपर हुआ है, बिहार वाले लोग इसको तो मिला लें, ठीक है। अगला जो 70वां बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए पैटर्न थोड़ा समझ में आएगा। इसके अलावा आपका ये यूपी वाला एग्ज़ाम है, उत्तराखंड का एग्ज़ाम है, एमपी का एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है। इन सब के लिए भी एक, हाँ, आप लोगों को लगभग 150 जो एमसीक्यू थे, इसमें आपको लगभग 100 से 110 अच्छे सवाल मिल गए अपने अगले एग्ज़ाम के लिए। तो बस ऐसे ही बने रहिए। पेपर देखिए ठीक था, जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में, आप लोग का कोई डाउट वगैरह होता है वो कमेंट कर दिया करिए। बाकी ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।